नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस एंड टेक 57 में स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है और इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने का प्रयास हमने इस वीडियो में किया गया है। इसमें असेसमेंट ईयर 2024-25 में हम किस प्रणाली को चुनें, यानी न्यू टैक्स सिस्टम और ओल्ड टैक्स सिस्टम में से हम किसको चुनें, किस में फ़ायदा रहेगा, इसको लेकर बहुत ही विरोधाभास उत्पन्न हो गया है वर्तमान समय में। आज इसी को हमने कुछ हद तक समाधान करने का प्रयास किया है और ये तो आप ही लोग बता पाएंगे कि हम कहाँ तक इसमें कामयाब हुए हैं। चलिए चलते हैं विषय की ओर। पहले हम नए टैक्स स्लैब को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ है। पहली बात तो हम ये देखेंगे कि नए टैक्स और पुराने टैक्स में हम चुने किस आधार पर, तो हमको जिसमें सबसे कम कर देना पड़े हम उसी प्रणाली को चुनने के लिए प्रेफर करेंगे। तो नए सिस्टम में हम देखते हैं तो हमें 4 प्रकार की डिडक्शन इसमें अलाउ है, जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन NPS 80CC/D के तहत जो मिलती है, तीसरी अग्निवीर और चौथी बिजनेसमैन से संबंधित है। इसमें पहली 2 डिडक्शन तो सैलरीड के लिए है और जो तीसरी भी सैलरी के लिए है, लेकिन जो तीसरी है वो अग्निवीर से संबंधित है। जो अग्निवीर की भर्ती हो रही है आर्मी में, उससे संबंधित है ये वाली जो वह है अग्निवीर। ये इससे एक संबंधित एक फ़ंड होता है, उस फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें इसे छूट मिलती है। यहाँ पर इसकी डिडक्शन अलाउ है। ये पुराने में भी अलाउ है और नए में भी है। इसके अलावा बिजनेसमैन को कुछ परसेंटेज में छूट मिलती है जो अलाउ है, जिससे हमारा कोई मतलब यहाँ पर अभी इस वीडियो से नहीं है, क्योंकि हम ये वीडियो ख़ास तौर से सैलरीड पर्सन के लिए कर रहे हैं। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि 4 प्रकार की डायरेक्शन हमारे न्यू टैक्स स्लैब में हैं, जिनको हम ले सकते हैं। और साथ ही हमारा जो टैक्स स्लैब है वो 7 लाख तक की इनकम पर हमें कोई कर नहीं देने से संबंधित है। अब हम ओल्ड टैक्स पर जो डायरेक्शन हमको मिलती हैं उस पर बात करते हैं। तो उसमें कई प्रकार की डायरेक्शन हमको अलाउ हैं, जैसे स्टैंडर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नए वाले में भी अलाउ है। HRA हमारा जो अलाउ है पुराने वाले में है, नए वाले में नहीं है। हाउसिंग लोन पर इंटरेस्ट जो हमको लगता है 2 लाख रुपए तक का, वो हमारा इसमें अलाउ है। और अगर 2 लाख से ऊपर है तो हमको एक दूसरा टैक्स फॉर्म होता है जो हम ITR 2 जिसको कहते हैं, वो हमको भरना पड़ता है। इसके अलावा इसका प्रिंसिपल अमाउंट जो 80CCC में जाता है, वहाँ पर इसको अलाउ है और नए टैक्स स्लैब में ये नहीं है। इसके आगे चलते हैं। सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो यहाँ पर हमारा अलाउ है डिडक्शन के रूप में, जो 10,000 तक की सीमा है। नए में ये नहीं है। 80CCC डिडक्शन जो 1.5 लाख तक की अलाउ है, नए में अलाउ नहीं है। मेडिकल पॉलिसी, हेल्थ चेकअप, ये हमारा 25,000 रुपये तक का अलाउ है, लेकिन नए में नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करें हम, यहाँ पे ये मेडिकल एक्सपेंडिचर जो आपको दिख रहा है, ये एक अलग धारा के अंतर्गत हम इसकी छूट मिलती है। तो सिंपली ये क्रिटिकल बीमारी में हमारा 40,000 रुपये तक है। और वहीं जब बात सीनियर सिटीजन की आती है या हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है सीनियर सिटीजन, तो ये डिडक्शन हमारी 40,000 हो जाती है। ऐसे ही कार लोन पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कार लोन हमने ले रखा है तो उस पर अलाउ है। हैंडीकैप के लिए 1,25,000 अलाउ है। डोनेशन के रूप में हम कितनी भी धनराशि हम कर सकते हैं वो यहाँ अलाउ है, वहाँ अलाउ नहीं है। एजुकेशन लोन अलाउ है, लेकिन नए सिस्टम में अलाउ नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं 80CC/V1 जिसकी छूट हमको राज्य सरकार के अंतर्गत मिलती है 50,000 की, वो भी यहाँ अलाउ है, वहाँ पर नहीं है। अगर हम फर्स्ट टाइम हाउसिंग लोन लेते हैं तो उस पर एक इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट भी हमारा अलाउ है। ये हमारा 2 लाख से और 80CCC से अतिरिक्त होता है। स्टाम्प ड्यूटी जो हमारे हाउस पे परचेज़ पे लगी है वो हमारी अलाउ है, जो हमारी 1.5 लाख में सम्मिलित की जाएगी।
इसी तरीके से यहाँ पर हमारे जो टैक्स स्लैब है उसमें सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन दोनों को ध्यान में रखा गया है। सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक की छूट, यानी जो नॉर्मल हैं उनको 0 से 2.5 लाख तक की छूट है, और सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक की छूट है, और सुपर सीनियर सिटीजन को यही छूट 5 लाख तक है, यानी 0 से 5 तक उनको कोई कर नहीं देना है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं बहुत प्रकार की छूटें हैं जो हमारी नए ओल्ड वाले सिस्टम में अलाउ है। यानी अगर हम कुल मिलाकर एक रेशो निकालें तो लगभग अगर यदि हमारी सालाना आय 15 लाख रुपए तक है तो हम अपनी डिडक्शनों के द्वारा जो हमें डिडक्शन हमारे पास हैं, जो सेविंग हमारे पास हैं, उसको हम 15 लाख तक की इनकम को हम शून्य कर सकते हैं। मतलब इस पर हमें 0%, मतलब 10 लाख तक की हम डिडक्शन ले सकते हैं और 5 लाख तक की हमको छूट है। यानी 15 लाख तक हमारी जो इनकम पर है कोई टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ हम 15 लाख की इनकम टैक्स फ्री करा सकते हैं। अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं कि हम कौन सी कर व्यवस्था को चुनें, नई कर व्यवस्था को चुनें या पुरानी कर व्यवस्था को चुनें। तो एक निश्चित रूप से आप ये समझ लें, जो व्यक्ति रिटायर होने वाले हैं और जिनके पास बचत नहीं है वो बिल्कुल निश्चित रूप से नए टैक्स सिस्टम को ही चुने, पुराने को ना चुने। अब बात आती है कि जो लोग जिनकी अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, जो अभी ज्वाइन किए हैं 1 साल 2 साल या 5 साल पुरानी जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है, या जिनको अभी रिटायरमेंट में 4-5 साल से ज़्यादा है, वो लोग ओल्ड टैक्स सिस्टम को ही चुनें। क्योंकि भले ही उनको थोड़ा सा कर ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर रिफ़ंड के चांस आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर रिफ़ंड की व्यवस्था है। लेकिन नई कर प्रणाली में जो आप इस समय आय विवरणी भर रहे हैं उसमें जो रिफ़ंड हो जाएगा वो ही रिफ़ंड आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको नई कर व्यवस्था में रिफ़ंड प्रणाली लागू नहीं होगी, ये आप समझ लें। तो आप ये बात यहाँ पर देख लें कि सभी को न्यू टैक्स स्लैब आगे चलकर चुनना ही है, क्योंकि कुछ समय बाद आपके सामने न्यू और ओल्ड दोनों सिस्टम में से किसी एक को चुनने का प्रस्ताव नहीं होगा। केवल आपको न्यू टैक्स सिस्टम को ही चुनना है। यानी एनपीएस की तरह ही हम पे ये न्यू टैक्स सिस्टम लागू होना है, एनपीएस की तरह ही। क्योंकि सरकार केवल वो ही चीज़ ही अपनाती है जिसमें उसको फ़ायदा रहता है। न्यू टैक्स सिस्टम में उसके लिए एक स्टेबल इनकम मिल जाती है जिसका उसको कोई रिफ़ंड नहीं करना पड़ता है। तो जब तक आप ओल्ड सिस्टम को अपना सकते हैं अपनाएं, और अंत में जाकर आपको नए सिस्टम पर रुकना ही है, जो अनिवार्य रूप से लागू होना ही है। जैसे हमारी ओल्ड पेंशन ख़त्म की गई थी, उसी प्रकार से ये ओल्ड टैक्स स्लैब भी एक दिन समाप्त हो जाएगा और न्यू टैक्स स्लैब हमारे सामने रह जाएगा। इसीलिए ही जो हमारी बजट पेश किया जाता है उसमें हमें न्यू टैक्स सिस्टम में ही छूटें मिलती हैं और उनको ही बढ़ावा मिलता है, ताकि लोग अधिक से अधिक इस नए सिस्टम को अपनाएं और पुराने सिस्टम को छोड़ दें। क्यों इसमें न्यू सिस्टम में सरकार को ज़्यादा फ़ायदा है, ओल्ड सिस्टम में कर्मचारी को ज़्यादा फ़ायदा है। तो आप इस बात को ध्यान रखें। अंत में आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि मैं जिस विषय पर बोलना चाह रहा हूँ आप उस विषय को बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अपने विवेक का प्रयोग करें और जिस सिस्टम को आप अपनाना चाहें आप उस सिस्टम को अपना लें। इस पर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है। जो सिस्टम आपको
अच्छा लग रहा हो, जिसमें आपकी कर प्रणाली आपको बढ़िया लग रही हो, अच्छी लग रही हो, बचत ज़्यादा लग रही हो, आप उस कर प्रणाली को अपना सकते हैं। मेरा जो समझाने का यहाँ काम था वो मैं आपको समझा चुका हूँ, बाकी आपके इस विवेक पर निर्भर है कि आप क्या करते हैं। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारा ये विषय, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय समय पर ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास पहुँचते रहें। और अंत में आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक नए विषय, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए सभी बंधुओं, सभी शिक्षक साथियों, सभी सैलरीड पर्सन को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।